तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं एक और नए मॉडल पेपर के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए क्वेश्चंस को। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दुनिया में किस देश के पास सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है? हमें बताना है कि दुनिया में सबसे बड़े लिथियम के भंडार कौन से देश में है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बोलिविया, ऑप्शन नंबर 2 है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर 3 है कनाडा और ऑप्शन नंबर 4 है अमेरिका। तो हमारा जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है उसमें 3 देश है, एक है चिली, एक है बोलिविया और एक है अर्जेंटीना। तो तीनों देशों के पास सबसे बड़े लिथियम के भंडार है और इनमें से भी सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है बोलिविया में। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। और इन तीनों देशों को त्रिगुट के नाम से जाना जाता है, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन को पकड़ना है। तो देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर 1 है, यदि किसी मंत्री को मंत्रिपरिषद के किसी निर्णय से सहमति नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है, हिंदू कोड बिल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 थे, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को, यहाँ पर शब्द आ रहा है, किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गलत कथन है। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता। मंत्री को बर्खास्त करने के लिए सीएम कहते हैं। अगर सीएम कहता है कि भाई इस मंत्री को बर्खास्त कर दीजिए तो फिर राष्ट्रपति उसको हटा देते हैं। बाकी किसी भी मंत्री को तो राष्ट्रपति नहीं हटा सकते। बाकी तीनों कथन सही है, ये वाला कथन गलत है और हमें गलत कथन ही चुनना था, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपातकालीन प्रावधान के लिए सत्य नहीं है? यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन है उनके लिए सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, 42 से संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह किसी भी क्षेत्र में आपातकाल लगा सकता है, मतलब कि देश के किसी भी क्षेत्र में आपातकाल लगा सकता है। 42वें संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा में लाया गया। न्यायिक समीक्षा का मतलब यह है कि कहीं हठधर्मिता के आधार पर तो आपातकाल नहीं लगाया गया, यानी कि मन मर्जी से आपातकाल तो नहीं लगाया गया, तो यानी कि न्यायालय में आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, आपातकालीन प्रावधान के लिए जो बिल होता है दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से पास होना आवश्यक है। तो हमें गलत कथन पकड़ना है और गलत कथन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपातकालीन प्रावधान दोनों बिल जो दोनों सदन है उनमें विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी कि विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, न कि सामान्य बहुमत से। यानी कि गलत कथन कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर 4। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सही कथन में बताना है इसमें से कि सही कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है, विधान परिषद के सेवानिवृत्त सदस्य पुनर् यानी कि पुनः निर्वाचन के किए जाने के लिए पात्र नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, कोई भी विधेयक वित्त विधेयक यानी कि धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधान परिषद यानी कि स्टेट काउंसलिंग के सभापति का निर्णय अंतिम होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, विधानमंडल में सत्रावसान की घोषणा राज्यपाल करते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमें सही कथन ढूंढना है। तो देखते हैं वापस से ऑप्शन को। विधान परिषद में सेवानिवृत्त सदस्य पुनः निर्वाचन किए जाने के लिए पात्र नहीं होते हैं, ये तो पात्र होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत है, यानी कि हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। वापस देखिए दूसरा ऑप्शन, कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं के लिए विधान परिषद सभापति का निर्णय अंतिम होता है, ये भी गलत है, क्योंकि विधान परिषद का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। वहां पर विधानसभा विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं तो उनका निर्णय सर्वोपरि होता है, उनका निर्णय अंतिम होता है।
यानी कि ये भी गलत कथन है। तीसरा ऑप्शन है विधानमंडल में सत्रावसान की घोषणा राज्यपाल करते हैं, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, यानी कि सत्रावसान की घोषणा कौन करते हैं, वो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि असत्य, यानी कि गलत कथन को हमें चुनना है, वो कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है मौलिक अधिकार न्यायोचित है और अदालत जा सकते हैं। तो हाँ, हम अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम अदालत जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 19 के सभी मौलिक अधिकार सशस्त्र विद्रोह के दौरान रद्द हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 19 के अधिकारों को सशस्त्र विद्रोह के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। ये भी कथन सही है, यानी कि जो आंतरिक विद्रोह होता है हमारे देश के भीतर ही, तो उसमें जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको रद्द नहीं कर सकते। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 19 के सभी 6 मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में स्थगित किया जा सकता है। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। जो हमारी गलत बात है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो हमारा आंतरिक यानी कि सशस्त्र विद्रोह के दौरान अनुच्छेद 19 के अधिकारों को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा ऑप्शन में कहा है कि रद्द हो सकते हैं, यानी कि गलत कथन कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और नए क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल 6 है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 338, ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 148 और ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 315। तो अगर बात करें यानी कि सीएजी का जिक्र हमारे संविधान में कहाँ पर है वो हमें बताना है। तो अनुच्छेद 148 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी के बारे में बात करता है। सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा, उसकी सेवा शर्तें क्या होगी, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, या फिर उनके कार्य क्या क्या होंगे, तो सबके बारे में 148 से 151 तक में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के लिए सही नहीं है, यानी हाई कोर्ट के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है, वो हमें पकड़ना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1862 में प्रथम उच्च न्यायालय बना था। ऑप्शन नंबर 2 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 3 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है कि इनमें से कोई नहीं। तो बात करें हाई कोर्ट की, तो 1862 में प्रथम हाई कोर्ट बना था, ये बात तो सही है। कहाँ कहाँ बना था, एक तो बना था मद्रास में, एक बना था कलकत्ता में, एक बना था मुंबई में, यानी कि 1862 में प्रथम हाई कोर्ट बने थे, ये बात सही है। हमें गलत तथ्य को चुनना है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय को शपथ कौन दिलवाता है, वो है राज्यपाल। राज्यपाल या फिर राज्यपाल से नामित कोई व्यक्ति, और यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति, यानी कि वो हमारा गलत कथन हो गया। तो यानी कि हमारे इस सवाल का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। तो अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो देंगे प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को। ये बात भी सही है। ठीक है, गलत उत्तर गलत कथन चुनना था, वो था ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री का काम नहीं है, सीएम का कौन सा काम नहीं है वो हमें बताना है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। कथन 1 है मंत्रिमंडल बनाने हेतु नाम देना, ये तो उसका काम है। ऑप्शन नंबर 2 मुख्यमंत्री का इस्तीफा समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 प्रशासक प्रशासक या राज्य कार्य संबंधी सूचनाएं गवर्नर गवर्नर यानी कि जो हमारे राज्यपाल हैं को मांगने पर देना, ये भी उनका काम है, तो हाँ ये भी काम है। और बात होती है कि मुख्यमंत्री का कौन सा काम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को शुरू किया था।
यानी कि पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत कौन से स्टेट से हुई है वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है बिहार और ऑप्शन नंबर 4 है गुजरात। तो कौन से राज्य से पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत हुई थी? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, यानी कि राजस्थान से। और राजस्थान का जो एक जिला है नागौर नाम का, वहां से हुई थी शुरुआत। अब बात करते हैं कि कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हाँ, 2 अक्टूबर 1959 यानी कि 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? नागौर जिले से, राजस्थान से। ठीक है। राजस्थान के बाद अगर सेकंड नंबर पर बात करें तो 1960 में हुई थी, वो हुई थी आंध्र प्रदेश जो स्टेट है। ठीक है। तो दोनों ही सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसी तरह से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति में सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज संस्थाओं में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं हेतु आरक्षण होना चाहिए? तो ऐसा कौन सी समिति ने सिफारिश करी थी? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 2 है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 3 है एल एम सिंघवी समिति और ऑप्शन नंबर 4 में से कोई नहीं। तो किस समिति ने एस टी एस सी ओबीसी हेतु आरक्षण की मांग की थी? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति हमारा करेक्ट आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, यानी कि किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन नंबर 2 है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, ऑप्शन नंबर 3 है स्वामी विवेकानंद को और ऑप्शन नंबर 4 है महात्मा गांधी जी को। तो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राजा राम मोहन राय। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संताल विद्रोह के नेता कौन थे? हमें बताना है कि संताल विद्रोह जो हुआ था उसके नेता कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है सिंधु, ऑप्शन नंबर 2 है सेवाराम, ऑप्शन नंबर 3 है तीरथ सिंह और ऑप्शन नंबर 4 थे में से कोई नहीं। तो संताल विद्रोह के नेता थे वो थे सिंधु, सिंधु तथा कोन्हू दोनों भाई थे। तो हमारा ऑप्शन में वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिंधु जो थे वो संताल विद्रोह के नेता थे। अगर बात करें सेवाराम की, तो जो भील विद्रोह हुआ था, भील विद्रोह के नेता जो थे वो उनका नाम था सेवाराम भील। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो तीरथ सिंह थे, वो थे खासी विद्रोह के नेता। तो इस टाइप से आपको तीनों ही ऑप्शन याद होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कि राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल का विभाजन किया था? यानी कि बंगाल जो था उस समय एक मजबूत स्टेट था, तो उसको जो तोड़ करके दो भागों में बांट दिया गया। तो ये विभाजन कब किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1905 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1911 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1916 में और ऑप्शन नंबर 4 है 1947 में। तो बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर 2 है सूरत अधिवेशन 1916, ऑप्शन नंबर 3 है कलकत्ता अधिवेशन 1920 या ऑप्शन नंबर 4 तिब्बत में से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा था। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस स्वतंत्रता नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? हमें बताना है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन से नेता को जाना जाता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन नंबर 2 है सुभाष चंद्र बोस जी को, ऑप्शन नंबर 3 है सरदार वल्लभ भाई पटेल को और ऑप्शन नंबर 4 है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से, या सीमांत गांधी जो उपाधि थी वो खान अब्दुल गफ्फार खान की थी। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? हमें बताना है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर 2 है 15 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर 3 है अक्टूबर 1943 में। और ऑप्शन नंबर 4 है 2 अक्टूबर 1942 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 9 अगस्त 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जय हिंद का नारा किसने दिया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर 2 है वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर 3 है सुभाष चंद्र बोस। और ऑप्शन नंबर 4 है चंद्रशेखर आजाद। तो जय हिंद का नारा देने वाले थे नेता, उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और कुछ नए क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सांप्रदायिक आधार पर प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हुए किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई? यानी कि जो मुस्लिम लोग थे तो उनके लिए अलग जो निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी, तो वो कौन से अधिनियम की बात शुरू की गई थी वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 1909 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2 है 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर 3 है 1935 का अधिनियम। और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली ये थी कि केवल मुसलमानों के चुनाव के लिए केवल मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो कब शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 1909 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि सांप्रदायिक आधार पर चुनाव करवाने की प्रथा 1909 के अधिनियम से शुरू की गई थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस नेता के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमें बताना है कि कौन से नेता के जन्मदिन को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 2 है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 3 है महात्मा गांधी। और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता दिवस, जो जन्मदिन है उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1975 को। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के नाडियाड नाडियाड। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि। और बात करें कि राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। 14 से ही जो इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसी पर भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? हीराकुंड जो बांध या फिर परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है वो हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है महानदी। ऑप्शन नंबर 2 है कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3 है कावेरी। और ऑप्शन नंबर 4 है सतलुज। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है महानदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। हीराकुंड परियोजना कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है महानदी में, ओडिशा में। ठीक है, अगर बात करें कि महानदी पर और कौन कौन सी परियोजना है, तो एक परियोजना का नाम है नराज। एक अन्य परियोजना है जिसका नाम है टिक्करपाड़ा।
यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है टीकरपाड़ा पर। और एक है हमारा हीराकुंड बांध। तो तीनों ही आपको याद ध्यान में रखना है कि किसी पर भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है और कौन कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है महानदी, ऑप्शन नंबर 2 है गोदावरी, ऑप्शन नंबर 3 है कृष्णा और ऑप्शन नंबर 4 है नर्मदा। तो इनमें से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी कि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बना करके एस्चुरी बनाती है, यानी कि एस्चुरी का बनाती हुई गिरती है ये अरब सागर में। एक और नदी है जो एस्चुरी बनाती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। तो ताप्ती और नर्मदा दोनों ही एस्चुरी का निर्माण करती है। और जो बंगाल की खाड़ी में अधिकतर नदियां गिरती है वो क्या बनाती है, वो डेल्टा का निर्माण मत करती है। ठीक है, यानी कि गोदावरी, महानदी और कृष्णा तीनों ही नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा बनाते हुए ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत पूजा या फिर भरत पूजा, भरत पूजा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। हमें बताना है कि भरत पूजा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है अन्नामलाई पहाड़ी पश्चिम घाट, ऑप्शन नंबर 2 है शिवमोगा कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर 3 है शिवालिक पहाड़ी और शिमला से, और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि भरत पूजा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो बात करें भरत पूजा नदी की, तो इसके उद्गम स्थल है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अन्नामलाई पहाड़ी पश्चिम घाट, और ये मुख्य रूप से केरल में बहती है। जो हमारा केरल राज्य है तो वहां पे बहती है, और केरल की सबसे बड़ी नदी भी इसको कहा जाता है। केरल की सबसे बड़ी नदी भी इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कि राम तथा श्याम विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं तरफ मुड़ जाते हैं, फिर 4 किलोमीटर चलते हैं, तो अंत में दोनों के बीच में दूरी कितनी है। तो लास्ट पॉइंट में दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो निकालते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि राम और श्याम वर्तमान में यहाँ पे है। फिर दोनों विपरीत दिशा में मान लेते हैं राम 3 किलोमीटर इस तरफ चला और श्याम 3 किलोमीटर इस तरफ चला। चलने के बाद दाईं तरफ मुड़ जाते हैं, तो राम की जो है दाईं साइड ये वाली होगी और शाम की जो है दाईं साइड ये वाली होगी। ठीक है, और इस तरफ चले वो 4 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें बताना है कि दोनों के बीच में दूरी कितनी है। तो निकालते हैं। देखिए यहाँ पे बन रहा है समकोण त्रिभुज और यहाँ पे भी बन रहा है समकोण त्रिभुज। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, इसमें भी ये वाला जो हो गया आधार और ये वाला लंब। हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालते हैं। कर्ण एक स्क्वायर बराबर होता है आधार एक स्क्वायर यानी कि 4 का एक स्क्वायर प्लस 3 का एक स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा अंडर रूट में 25 और 25 यानी कि 5। ठीक है, तो एक के बीच में यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई 5 और यहाँ से यहाँ तक भी 5, तो दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, यानी कि 10 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से निकाली जाती है कि दोनों के बीच में दूरी कितनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आज रविवार है, आज से 86 दिन बाद कौन सा वार होगा, यानी कि आज से 86 डे के बाद में कौन सा वार होगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमें विषम दिन निकालने होंगे सबसे पहले। तो विषम दिन को कैसे निकाला जाता है। तो 86 में हमें भाग देना है 7 का। जब आप 7 का भाग दोगे तो बचेगा 1 यानी कि 16, और 16 में जब आप 7 का भाग दोगे तो हमारे पास में आंसर आएगा वो 2, यानी कि शेष दिन बने हमारे 2। और रविवार के बाद में एक दिन आएगा सोमवार और उसके बाद में एक दिन आएगा मंगलवार, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से निकाला जाता है कि जो कैलेंडर वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिस प्रकार 4 तथा 5 को 22, 3 तथा 4 को 14 लिखा जाता है, तो 10 उसी तरह से 10 तथा 11 को कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी एग्जाम में, तो उनको कैसे निकालना है देखते हैं। जैसे 4 और 5 के मिलकर बना 22, तो देखिए जब और फिर 3
और 4 से मिलकर बना वो है 14। तो कैसे बनता है, जब 4 का आप 5 से गुणा करवाओगे तो आपके पास में आंसर आएगा 4 5 20, यानी कि 20 प्लस 2 हमारा बन रहा है 22। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 और 4 का आप गुणा करवाएंगे तो 12, और 12 इंटू 2 यानी कि 12, 12 प्लस प्लस 2 करेंगे आप इसमें तो आपके पास में आंसर आएगा 14। ठीक है, तो इस तरह से बन रहा है कुछ, यानी कि अगली संख्या कौन सी होगी, अगली संख्या होगी 10 इंटू 11 प्लस का 2, यही होगी। और 10 का 11 से गुणा करवाओगे तो आंसर आएगा 110, और उसमें जब आप 2 को ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा वो आएगा 112, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी एग्जाम में, और आपसे भी पूछा जा सकता है। तो